अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मेरी यानी सिद्रा इकबाल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। रब की रज़ा ईद उल अज़हा। इस दफ़ा इस पैगाम को अगर हम देखें तो यकीनन इसके कई मायने हमारे सामने निकलते हैं। हमें पता है कि ईद उल अज़हा पे हम सुन्नत इब्राहिमी को फॉलो करते हुए उसको एक खिराज अकीदत पेश करते हुए कुर्बानी करते हैं, लेकिन इस दफ़ा की जो कुर्बानी रही है वो काफ़ी मुख्तलिफ है। हमसे ये कुर्बानी भी मांगी गई कि हम अपने घरों से ना निकलें, हम एहतियात करें, हम अपने साथ साथ अपने प्यारों के साथ साथ दूसरों का ख्याल भी रखें। तो इस दफ़ा मेरे ख्याल में सिर्फ अपना मुआवजना इस बात पे ना कीजिएगा कि आपने कितना खूबसूरत और कितना सेहतमंद जानवर कुर्बान किया है, बल्कि ये भी देखिए कि आपसे आपकी कम्युनिटी के, आपके रहने सहने वाले लोगों को कहीं कोई आपकी बदपरहेज़ी की वजह से वो तो किसी नुकसान को ना उठा सकें। ये बड़ा अहम है कि हम अपने साथ साथ दूसरों की तरफ भी नज़र डालें। और यकीनन ये जो इस दफ़ा हमने चंद माह गुजारे हैं इस चैलेंज के दौरान, मुझे लगता है हम में एहसास भी बेदार हुआ है। वो चीज़ें जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते थे, यानी दोस्तों से मिलना, नहीं जी आज मौका नहीं मिला, रिश्तेदार ही तो हैं, अम्मी कह रही हैं खाला के जाना है, पुप्पो के जाना है, अम्मी आज नहीं कल चले जाएंगे, क्या बात है ऐसी, कल परसों मौका मिल जाएगा। लेकिन हमें एहसास हुआ कि जो आज है, अभी है, इसके अलावा कल का भरोसा नहीं। और जिन लोगों ने शायद इसको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था, अब छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना शुरू किया है। मैं अपनी बात करूं, पिछले मेरे ख्याल में 45-50 दिन हो गए हैं आफ्टर ईद उल फितर कि मैं घर से नहीं निकली थी। और आज हमने सोचा कि स्टूडियो से बाकायदा जब ईद का प्रोग्राम हम सोच रहे थे, इसको प्लान कर रहे थे, तो इट फेल्ट न्यू। एक अलग ही चार्म होता है अपने स्टूडियो में वापस आने का, इन चीज़ों को जिनको आप कहते हैं कि अच्छा रोज़ देखते हैं, लेकिन आज इनकी चमक और इनकी अट्रैक्शन बहुत मुख्तलिफ है। तो मेरे ख्याल में ये पैगाम है इस वक्त का कि अपने वक्त की कदर कीजिए, अपने इर्द गिर्द जो अल्लाह ताला ने आपको बेपनाह नेमतों से नवाजा हुआ है उसकी कदर कीजिए। और सबसे बढ़कर ये कि खुदा ना खास्ता वो हिस्ट्री हम रिपीट ना करें जिस तरह हम ईद उल फितर के बाद हमने एक स्पाइक देखा था। एहतियात हम पर लाजिम और मलज़ूम है। ये बड़ा अहम है कि हम इस दफ़ा कोशिश करें कि खुदा ना खास्ता वो लोग जिनका रोज़ाना का कमाने का ज़रिया है अपनी दुकानों को, अपने काम को जारी रखना, अगर हमने एहतियात ना की तो सबसे ज़्यादा असर उन पे पड़ता है। यानी वो जो अपने बलबूते पे अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, खुदा ना खास्ता वो मुस्तहकीन की ज़ुमरे में ना आ जाएं। तो बड़ा अहम है जी, अपना ख्याल रखें, लोगों का ख्याल रखें, और ख़ास तौर पे ये कि इस नए नॉर्मल से ये ना फ़ील करें कि हम किसी कैद में आ गए। बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगियों को खुशियों से, मुसर्रतों से भी आप सजाएं और संवारें। सो व्हाट इफ़ यू कांट पर्सनली गो एंड मीट पीपल, आप जूम के ज़रिए, स्काइप के ज़रिए, एक टेलीफोन कॉल के ज़रिए अपनी मोहब्बत, अपना पैगाम उन तक पहुंचा सकते हैं। और मेरे ख़्याल में ज़िंदगी को इतना नॉन मैकेनिकल बनाने के लिए, उसमें वार्मथ लाने के लिए ये बड़ी अहम चीज़ है। तो थोड़ी सी एफ़र्ट ज़रूर कीजिए। ये ना सोचिए कि कहीं बाहर जाना नहीं है तो मुँह धोने की क्या ज़रूरत है, ईद के कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत है। साफ़ सुथरे तरीके से तैयार होकर खुशियों का खैर मख्तम करना हम सब का फ़र्ज़ बनता है। और ख़ास तौर पे आजकल के माहौल में जब हम देख सकते हैं कि चैलेंजेस ज़्यादा हैं, स्ट्रेस ज़्यादा है, तो मेक एन एफ़र्ट, डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, डू समथिंग फॉर योर फैमिली मेम्बर्स। कुछ नहीं तो कोई ऐसी डिश बनाइए, एक अच्छी सी चाय उनके साथ बैठ कर पी लीजिए, गुफ्तगू कीजिए, प्यार बांटिए, क्योंकि यही ईद का, ईद उल अज़हा का पैगाम है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे अपने मेहमानों के साथ, उनसे गपशप लगाएंगे, जानेंगे कि ये कोविड-19 की ईद उल अज़हा कितनी मुख्तलिफ है, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए भी जो अमूमन अगर मुल्क से बाहर होते थे तो अपने प्यारों की मोहब्बत उनको ईद के मौके पे घर वापस ले आती थी। आज जब उनको बैरून मुल्क ही रहना पड़ रहा है तो क्या उनके दिल में अभी भी ये खलिश है, पाकिस्तान के लिए जो मोहब्बत है, उनके क्या पैगामात हैं, ये भी हम जानेंगे। एक ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा ईद उल अज़हा स्पेशल, और आज ज़रा ये बात भी करेंगे कि जब भी हमने लॉकडाउन की सख्तियों की बात की, लोगों ने कहा कि घर की चार दीवारी काटने को दौड़ती है। हम घर में महफूज थे, लेकिन फिर भी ये एहसास था कि बाहर निकलते ज़िंदगी वैसे ही चलती, वही हमारा तर्ज़ ज़िंदगी होता तो कितना अच्छा होता। मेरे ख़्याल में जहाँ हमें बाकी चीज़ों का एहसास हुआ है, हमें कश्मीर की आवाम का, हमारे उन बहनों और भाइयों का भी जो भारतीय जारियत को बर्दाश्त कर रहे हैं, जो बहुत अरसे से लॉकडाउन में हैं,
पूरी दुनिया ने पहचाना कि लॉकडाउन दरअसल कितना सख्त होता है। इन्हीं की आवाज़ बनते हुए हमेशा की तरह हमारे प्लेटफॉर्म पे नुमाइंदगी कर रही हैं कश्मीरी आवाज़ की जनाब मिशाल मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक टू यू। इसके अलावा यहाँ पे वेलकम करना चाहेंगे दो और मायनाज सितारे पाकिस्तान की शो बिज़नेस के, और अब आप इनको देखते हैं सियासत के हवाले से भी बात करते हुए, पब्लिक लाइफ के हवाले से भी कि हमारी क्या पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड ऑफ कोर्स दी अदर एरियाज। हमारे साथ मौजूद हैं अब्रारुल हक। एंड जब हम एक्टिंग की बात करें, कंटेम्प्रेरी एक्टिंग में बहुत ही मशहूर नाम, बहुत सारे मशहूर ड्रामे, पॉपुलर ड्रामों में आपने इनको मुख्तलिफ किरदार निभाते हुए देखा। हमारे साथ मौजूद हैं अली रहमान। आप सबको मैं वेलकम करना चाहूँगी मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। अब्रार, बहुत मेरे ख्याल में कुछ ही अरसा गुजरा, आपसे पहले बात हुई थी और उस वक्त अनफॉर्चुनेटली यू वर कोविड पॉजिटिव, और आपने बताया कि कितना सख्त तरीन दौर होता है। हमने ईद उल फितर के बाद एक स्पाइक देखा था। आप क्या समझते हैं कि हमारी उन गलतियों को समझते हुए क्या हमें अब इतना एहसास और शऊर बेदार हुआ है कि इस दफ़ा हम देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला नंबर्स उस तरह राइज़ नहीं करेंगे और लोगों ने एहतियात से काम लिया होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारी कौम में बहुत सारी खूबियाँ भी हैं, दे वेरी रेजिलिएंट, दे वेरी ब्रेव, लेकिन साथ ही साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं और उनमें लापरवाही बिल्कुल सरे फहरिस्त है। और हमने हमेशा देखा कि उन्होंने परवाह नहीं की और ईद उल फित्र के मौके पे उन्होंने ये सोचते हुए कि कुछ नहीं होगा, मार्केट्स में जाके रश में भी चले गए, शॉपिंग भी की। उस वजह से एक बहुत बड़ा जो था वो कोविड-19 का इम्पैक्ट आया और फिर हमने देखा कि हॉस्पिटल्स भी भर गए, बेशुमार अमवात हुई। हम खुद चूँकि अस्पताल चला रहे हैं, 2 हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, एक तो सहारा का और एक रेड क्रिसेंट का जो हमने रावलपिंडी में बनाया 15 डेज के अंदर अंदर, तो भर गए थे अस्पताल और बहुत सारी अमवात भी हुई। अब चूँकि बिल्कुल फ्लैटन हो गया कर्व और बल्कि नीचे आ रहा बहुत तेज़ी से, तो ईद उल अज़हा का मौका आ गया और इस पे बिल्कुल हम सब ये फियर कर रहे हैं कि इसका भी उसी तरह से इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज लोग शॉपिंग के लिए जाएंगे मार्केट में, जानवर की खरीदो फरोख्त होगी, उसको हाथ लगाएंगे, फिर वो जाहिर है उससे बहुत बड़ा एक फैलाव उसका मुमकिन है। सो हमारी बार बार यही रिक्वेस्ट हो रही है लोगों से कि आप बहुत ही सोच समझ के और ये समझते हुए कि अभी ज्ञान नहीं है, कुछ बहुत सारे लोगों को ये तासुर मिल रहा है कि अब तो कोरोना चला गया है। ऐसा नहीं है, ये हमारे रवैये पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से इस ईद पे जो है वो वक्त गुजारते हैं। हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा। अब हमारे साथ वाले मुल्क भारत के अंदर हज़ारों लोग रोज़ मर रहे हैं। सो ये देखना पड़ेगा कि अभी इस इलाके से, इस एरिया से ओवरऑल जो सब कॉन्टिनेंट है, इससे गया नहीं है, तो हमें बहुत ही मोहतात होना पड़ेगा। मैंने तो ये इनसे दरख्वास्त है कि बात सारी एहसास की होती है, यानी हुकूमत की तरफ से इंतजामात हो सकते हैं, कवानीन बनाए जा सकते हैं, आपकी आगही को बढ़ाने के लिए हम और आप इस बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम इन चीज़ों को पर्सनली सीरियसली नहीं लेंगे, मेरे ख्याल में कोई सख्त तरीन कानून भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकता। लेकिन ज़रा वादी कश्मीर की तरफ बढ़ते हैं। मिशाल, आपसे जानना चाहेंगे कि मैंने जिस तरह शुरुआत में भी कहा कि लॉकडाउन की सख्ती क्या होती है, अपने घरों तक महसूर हो जाना कितना तकलीफ दे होता है, मेरे ख्याल में अब दुनिया को इसका अदराक हुआ है। लेकिन वादी कश्मीर में, जो कि मकबूजा वादी कश्मीर है, वहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है? अनफॉर्चुनेटली उसके बारे में पहले भी ज़्यादा खबर हम तक नहीं पहुँच पा रही थी, अब वहाँ पे क्या सूरत हाल है? आप ज़रा हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। देखिए, अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले, और आप सब लोग को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। वहाँ की हालत तो हमेशा ही सोचदार ही रहती है और जुल्म ही हो रहा होता है, मगर एक साल हो रहा है ऑलमोस्ट 5 अगस्त को जो उन्होंने लास्ट ईयर जो एब्रोगेशन की आर्टिकल 370 और 35A की, उसने जितना कोलोसल लॉस किया है कश्मीरियों की इकॉनमी, उनकी सर्वाइवल, उनकी आइडेंटिटी को, और फिर ऊपर से ये कोविड का अजाब जो पूरी दुनिया में आ गया है, तो दुनिया के बहुत से लोगों ने मुझे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड मैसेजेस भेजे सॉलिडारिटी के, जिस तरह आपने स्टार्टिंग में कहा कि लोग अपने घरों में महसूस हो गए, तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि अब हमें कश्मीरियों की पेन जो है अब ज़्यादा रियलाइज होती है कि उनका तो लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि उनको इस तरह बंद कर दिया जाता है। हाँ, मगर वहाँ पे जिस तरह भी बंद किया जाता है,
वो और यहाँ हमारे मुल्क में या दुनिया भर में वो तो जाने बचाने के लिए प्रिकॉशन जो होती हैं कोविड-19 के प्रोटेक्शन की वजह से की जाती हैं, मगर वहाँ एक कॉन्ट्रास्ट ये है कि वहाँ तो हर जगह ही कोविड-19 ही आप समझ लें, जैसे कोरोना एवरीवेयर, बाहर निकले इंडियन आर्मी की बुलेट है, घर के अंदर रेड्स होती हैं। अब ये है, पहले इंडियन आर्मी होती थी, अब इंडियन आर्मी के बाद उनकी पूरी पब्लिक को एक लाइसेंस मिल गया है कि वो आके कश्मीरियों की ज़मीनों के ऊपर मुकम्मल कब्जा करें। और अब हाल ही में 2 लाख जो घरों की जो कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर दे दिया है हिंदुस्तान ने, फिर उसके बाद हर रोज इनकाउंटर्स हो रहे हैं। और ईदें तो खैर वहाँ ईदें क्या मनानी है, मैंने भी मनाई है वहाँ पे ईदें, मगर ईदों पे वही हाल है कि कुर्बानी अलाउ नहीं वो करते। और अब तो खैर कोरोना है तो और भी अच्छा एक्सक्यूज है इनके लिए। और वही कोरोना की आड़ के अंदर, क्योंकि ग्लोबल अटेंशन और फोकस इज ऑन कोरोना, तो उसमें और भी ज्यादा ये एक्सेलरेट कर रहे हैं अपनी जो जुल्म है। और पॉलिसीज लाइक न्यू डोमिसाइल पॉलिसी है, रेजिडेंसी सर्टिफिकेट्स 30,000 उनकी के जो सूरत हाल है अब इंडिया, तो हम देख सकते हैं कि पहले उन्होंने फौरी तौर पे लॉकडाउन करने की कोशिश की, स्मार्ट लॉकडाउन की बात नहीं की और एक वबाल वहाँ पे मचा। लेकिन हेल्थ केयर की क्या फैसिलिटीज़ हैं, कोविड की क्या नंबर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा और ना उनका मीडिया इस तरफ तवज्जो दे रहा है। आपके ज़राए इस बारे में क्या कहते हैं? तो उल्टा हिसाब है, वैसे भी पहले भी यही होता था, एम्बुलेंस में जख्मियों को लेके जाया जाता था, उनके ऊपर इंडियन आर्मी अटैक कर देती थी, डॉक्टर्स पे भी पैलेट शावर कर दिए जाते थे। उसको आप और भी ज्यादा एस्केलेट कर दें, उनकी जो पॉलिसी है वहाँ पे जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसको भी अटैक किया जाता है। टेस्टिंग किट्स जो हैं जो कश्मीर पहुंचती हैं उनको आगे शिफ्ट जम्मू कर दिया जाता है, वापस इंडिया की दूसरी स्टेट्स में भेज दिया जाता है। वेंटिलेटर्स की तो कोई सूरत हाल है ही नहीं, स्टेटिस्टिक्स आते ही नहीं है। और बहुत से लोगों को वहाँ पे जो कहा जा रहा है कि टेस्ट किए बगैर कह दिया जाता है, उनकी रिपोर्टिंग कर दी जाती है कि कोरोना के सीरियस पेशेंट्स हैं और देयर इज रिस्क। पर बहुत से लोग जो हैं वहाँ पे इस वजह से, एक तो वैसे ही वहाँ पे हर चीज की शॉर्टेज रहती है, मगर क्योंकि डॉक्टर्स को भी बहुत ज्यादा उनको मारा पीटा जाता है विलेजेस के अंदर, सिटीज के अंदर वहाँ पे, मगर उसको और भी इन्होंने हेल्थ केयर कम्प्लीटली वहाँ पे सिस्टम कोलैप्स कर दिया है। और वहाँ पे ये भी सुनने को आया था कि इस वक्त इंटायर ह्यूमैनिटी, पूरा जो आलम इंसानियत है वो इस तकलीफ से, इन चैलेंजेस से साथ गुजर रही है और हम में एहसास भी बेदार हुआ है। लेकिन वो लोग जिनको हम रोल मॉडल समझते थे, खुसूसन शोबिज़ साज़ की बात की जाए, पब्लिक फिगर्स की बात की जाए, स्पोर्टिंग लेजेंड्स की बात की जाए, इनकी सरगर्मियाँ और इनका जो पब्लिक इंटरेक्शन था वो एक तरह से मेरे ख्याल में उसका कनेक्शन टूट गया है। दे ट्राइड देयर बेस्ट कि वो सोशल मीडिया के ज़रिए अपने फ़ैन्स से, अपने फॉलोअर्स से रब्ता रखें, लेकिन एक क्रिएटिव इंसान होने के हैसियत से, एक हसास आर्टिस्ट होने की हैसियत से ये क्वारंटीन, ये कोविड-19 का वक्त कितना मुश्किल था? अस्सलाम वालेकुम जी और ईद मुबारक आप सबको। बस मुश्किल तो था बिकॉज हम एक्चुअली मैं फिल्म शूट कर रहे थे हम लोग, और जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो हम फिल्म के बीच में ही थे, तो हम लोगों ने फिर अपनी फिल्म हाफ वे थ्रू हमें ख़त्म करनी पड़ी है, उसकी शूट कैंसिल करनी पड़ी है, उसको पोस्टपोन हमने कर दिया, अब इंडेफिनेटली पोस्टपोन हो गया। और हमारे लिए ज़रा मुश्किल इसलिए हो गया क्योंकि हमारी ऑफ कोर्स हमारे जॉब में तो एक तो होता है कि लोकेशंस पे जाना, सिटीज़ पे ट्रैवल करना, डिफरेंट कहते हैं जगहों पे जाना, कॉन्स्टेंटली हमारी ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है, लोगों से इंटरेक्शन हमारा बहुत होता है, उसको महदूद करके एक घर में हम बैठ गए। तो इनिशियली आई मीन टू बी ऑनेस्ट इतना बुरा नहीं लगा। आई थिंक पहला महीना तो वो कहते हैं ना हनीमून पीरियड था, जब आप सोचते हैं कि चलो ठीक है ये जिंदगी में कभी कभार इतने भाग दौड़ के बाद आपको फिर थोड़ा जाके थोड़ा सुकून आता है। तो वो एक पीरियड ऐसा था कि आप सोचते थे कि चलो यार ये पीरियड आ गया मेरे पास, तो मैं थोड़ा चीज़ें कर लूँ जिसमें अपने आप को क्रिएटिवली मैं एक्सेल कर सकूँ या कोई चीज़ें सीख सकूँ। मगर वो अब इतना लंबा हो गया है कि एज एन आर्टिस्ट, एज ए क्रिएटिव पर्सन, वो मतलब कि घर तक महदूद रखना अपने आप को वो फ्रस्ट्रेटिंग सी एक चीज़ हो जाती है। घर पे रहना अच्छी बात है, हम सब इसलिए कर रहे हैं, हम सब इसलिए घर पे रह रहे हैं कि हम सब जो है ना एक एग्जाम्पल बन सकें, क्योंकि हम लोग पब्लिक स्पॉटलाइट पे ज़्यादा होते हैं और हम लोगों को सोशल मीडिया पे ज़्यादा होते हैं, लोग हमें देखते हैं।
तो हम लोग we are trying to lead by example. Of course, we're also human and we try to live our lives as well. But हम चाहते ये हैं कि हम अपने एक्शन से लोगों को समझा सकें कि देखिए अगर हम भी कर रहे हैं तो आप सब कर सकते हैं। अब्रार, ईद के बारे में क्या कहेंगे? याद है मुझे कि पिछले इंटरव्यू में हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा एक ही घर में रहकर जब आपके बच्चे आपको पुकार रहे हों और आप अपने कमरे से बाहर ना आ पाएँ, बड़ा तकलीफ देह होता है। तो वो जो मेरे ख्याल में एक फैमिली का अपना बॉन्ड है वो इस टाइम में बड़ा स्ट्रॉन्ग देखा है। तो हमें बाहर के मेहमानों की, दूर परे के रिश्तेदारों की अगर ज़रूरत ना भी हो, ईद के मौके पर फैमिली के साथ कैसे कनेक्ट किया, कैसे वक्त गुजारें? जी, मैं समझता हूँ फैमिली ईद जो है ना, ये वाकई एक बड़ा एक बॉन्डिंग वाला इवेंट है और हमें टुगेदरनेस का एहसास भी होता है। जो लोग हमसे नाराज़ होते हैं हम उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, जिनसे हम नाराज़ होते हैं हम मान जाने की कोशिश करते हैं। और इस बार ज़रा मुख्तलिफ ये होगा कि मैं समझता हूँ कि वो जो हम बहुत ही गर्मजोशी के साथ मुआनका किया करते थे उससे हमें थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। मैंने क्वारंटीन के अंदर भी बड़ी जज्बाती मनाज़र ऐसे देखे अपने उसके मेरी एक जो छोटी सी बेटी थी, शी इज़ 1.5 years, और हम बाहर नहीं आ सकते थे और उसमें फिर ये होता था कि वो बहुत बेचारी रो रही थी, नॉक करती जा रही थी और उसके बाद तो खैर फिर हमने उसको नानों के घर भेज दिया। तो वो बड़ा ही एक ऐसे मोमेंट्स थे जो मुझे कभी सारी ज़िंदगी नहीं याद रह सकते। वो भी सोच रही थी कि मुझे क्यों मामा बाबा जो है वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे। तो ऐसे लम्हात से बचने के लिए मैं सोचता हूँ बड़ा ज़रूरी है कि हम इस ईद के मौके पे अगर हम अपनों से प्यार करते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा एहतियात करें। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस पेंडेमिक से हमारी जान छुड़ाए और हम जो है वो कामयाब हों अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सारी गुफ्तगू जारी रहेगी। अबरार उल हक, अली रहमान और मिशाल मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईद उल अज़हा स्पेशल और हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट यानी अली रहमान, अबरार उल हक और मिशाल मलिक। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मिशाल, आपसे पूछना चाहूँगी कि एक जो हमेशा इम्प्रेशन दिया जाता है कि मकबूजा वादी कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है, जैसे ज़िंदगी गुजरनी चाहिए वैसे ही है, बल्कि हमने ये भी देखा कि ईद के मौके पर खुसूसी तौर पर इंडियन मीडिया वहाँ पर पहुँचता है और लोगों से बातचीत करता है और कहता है देखिए जी सब कुछ ठीक है। क्या आप समझती हैं कि जो एहतजाज है, जो लोगों की तकलीफ है, उसका असल चेहरा कभी दुनिया के सामने आएगा? इस दफ़ा ईद उल अज़हा पे वहाँ पे क्या सेंटिमेंट है? शुरू से ही हम देख रहे हैं ये बात और मैंने जाके ऑन ग्राउंड जो ईदें गुजारी है मैंने वहाँ पे ड्यूरिंग माई मैरिज 11.5 years में मेरी 3 ईदें वहाँ पे। उसके अंदर जो मैंने खुद देखा है कि हम लोगों के साथ क्या होता है यही है कि यासीन साहब को अर्ली मॉर्निंग अरेस्ट कर लिया जाता है, वहाँ पे उनको ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, ये इनका ट्रेडिशन है। और वैसे भी जब भी हर साल राब्ता होता है तो यही होता है कि, और इसके बाद जब से मोदी की रजीम आई है उसमें कुर्बानी के ऊपर बड़े बैन्स लगा दिए जाते हैं। तो ये जो रिलीजियस जो त्यौहार होते हैं या मुहर्रम आता है या छोटी ईद आती है, बड़ी ईद आती है, तो उसमें और भी ज्यादा इनकी तरफ से रिवेंज जो पॉलिसी है वो और भी बढ़ जाती है। बट लोग फिर भी क्योंकि वो 70 years से इस ऑक्यूपेशन को फेस कर रहे हैं तो वो अपने तौर पे बेशक उस दिन बहुत गम भी होते हैं क्योंकि हर घर में कोई ना कोई शहीद है या कोई ना कोई विक्टिम है इंडियन ऑपरेशन का, मगर वो फिर भी मेक श्योर करते हैं कि वो अपनी ईद को मनाएं ताकि हिंदुस्तान को भी ये बताएं कि हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, हमारा रिलीजियस राइट्स हैं, हम डरते नहीं हैं। ये उनकी एक इंट्रिंसिक नेचर है कश्मीरियों का कि वो नहीं घबराते। अली, एक चीज़ जो बड़ी प्रोमिनेंट हुई, लोगों ने ये देखा कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन हमें
कंटेंट की ज़रूरत पड़ रही है, यानी हमारे यहाँ प्रोडक्शंस रुक गई, लेकिन जितना कंटेंट ऑन डिमांड था, चाहे हम नेटफ्लिक्स की बात करें, प्राइम वीडियो की बात करें, उस पर लोगों ने वक्त होने के साथ साथ बड़े इस कंटेंट को, पाकिस्तानी कंटेंट को भी इंजॉय किया। आने वाले दिनों में आप क्या ट्रेंड्स देख रहे हैं? क्योंकि एक बात जो ज़रा चल रही थी यूट्यूब को बैन करने की, आपको लगता है कि पाकिस्तान में अगर यूट्यूब बैन होता है तो उससे लोगों के क्या असर पड़ेगा? ये जो कंटेंट हम देखते थे यूट्यूब पे, जो हमारे पास चीज़ें दुनिया भर की मालूमात अवेलेबल होती थी, आपका क्या रद्द अमल होगा? पता नहीं जी, मैं तो ये समझ, ये पता नहीं किसके दिमाग में ऐसे ख्यालात आते हैं कि इस तरह की चीज़ें बैन कर दी जाएं, और जो प्रोग्रेस की तरफ हमें ले जा रहे होते हैं। यूट्यूब पे इक्का दुक्का जो वीडियोस अगर देख के वो लोग ऑफेंड हो जाते हैं, तो वो लोग वीडियोस ना देखें, क्योंकि वीडियोस पे बेतहाशा किस्म की एजुकेशनल वीडियोस हैं जहाँ पे बच्चे लर्न करते हैं, जहाँ पे हम लोग ऑन अ डेली बेसिस लर्न करते हैं। कुछ पता नहीं होता तो जिंदगी में जनरल नॉलेज की चीज़ें होती हैं। आई मीन देयर आर सो मेनी वीडियोस ऑन यूट्यूब दैट आर एजुकेशनल, दैट एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, दैट एक्चुअली हेल्प पीपल। तो आप कैसे उस एक प्लेटफॉर्म को, जिससे आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है ऑन द अराउंड द क्लॉक, जिससे इतने कंटेंट प्रोवाइडर्स पैसे कमा रहे होते हैं, बल्कि पाकिस्तान में इतने यूट्यूबर्स हैं जो जिनकी आमदनी उससे आती है, आप उसको कैसे एकदम से कह सकते हैं कि बैन करते हैं? मुझे तो समझ नहीं आती कि थॉट प्रोसेस क्या हुआ कि जब लोग सुप्रीम कोर्ट में या इस तरह के जगह पर बैठ के जो है ना कहते हैं कि बस ये 1-2 वीडियोस बैन कर दे। अभी हमने देखा कि ऑल्सो टेक्स्ट बुक्स भी ऐसे 100 टेक्स्ट बुक्स जो है वो भी बैन कर दी गई हैं पाकिस्तान में। अगेन मुझे यही एजुकेशन प्रोसेस अगर आपने इसी तरह करनी है, हम लोग बात करते हैं कि हम लोग मुल्कों की बात करते हैं जो बड़े ऑप्रेसिव रिजीम्स होती हैं, तो अगर दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द ऑप्रेसिव रिजीम वेयर यू आर ट्राइंग टू just tell one side of the story and you're not letting a lot of people to learn what's actually there in the world. तो मुझे तो नहीं लगता कि YouTube बैन करना चाहिए, स्पेशली बिकॉज हमारे अपने मैं काफ़ी यूट्यूबर्स के साथ काम कर चुका हूँ। इतना अच्छा काम करते हैं वो, इतना बेहतरीन काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है उनका, बहुत दिमाग चलता है, और वो उससे अपने घर चलाते हैं। और उन्होंने मतलब कि उससे अपनी आमदनी बना ली है, एक प्रॉपर एक जिसे कहते हैं ना कि एक वर्ड इज मिसिंग, प्रोफेशन बना लिया। तो आप उसको एकदम से कट करेंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे, वो लोग क्या करेंगे? मतलब कि उनकी दैट्स व्हाट दे नो बेस्ट। तो आई डोंट थिंक दैट यूट्यूब को बैन करना चाहिए, इन चीज़ों को बैन करना चाहिए। दुनिया में मतलब कि एक बेयकीनी की फ़िज़ा है, खौफ का आलम है बिकॉज ऑफ कोविड-19। हमें नहीं पता कि अगला कदम मईशत के हवाले से, पब्लिक लाइफ के हवाले से क्या होगा। मेरे ख्याल में दुनिया के तमाम लीडर्स के सामने इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आने वाले वक्त के लिए बुनियाद रखी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आमदन, उनका रोज़गार, ये सब चीज़ें अनअफेक्टेड रहें। मिशाल, आप क्या कहेंगी कि इसमें ऐसा लगता है कि हर लीडर कोई ना कोई स्केप रूट ढूंढ रहा है, हर हुकूमत किसी को ब्लेम करना चाहती है कि जी फलाने की वजह से सही काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि हर सिस्टम में कहीं ना कहीं फ्लॉज हैं जिसको बेहतर होने की ज़रूरत है। इस वक्त आपके ख्याल में किसी भी हुकूमत से, किसी भी पब्लिक लीडर से अवाम की सबसे बड़ी तवक्को क्या है? इस वक्त तो जो इश्यूज हैं, क्योंकि इकॉनमी टोटली क्रैश कर गई है ग्लोबली भी, जो अनएम्प्लॉयमेंट, इतने लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, और इतनी लॉलेसनेस नेचुरली हो जाती है जब पेट में खाना ना जाए, तो अच्छे भले लोअर मिडिल क्लास के लोगों के पास घर का रेंट ना हो देने का, बिल्स ना दे सकें, और फिर कोविड-19 चल रहा है, फिर हॉस्पिटल्स में इतने ज्यादा पेशेंट्स जा रहे हैं, इतने वेंटिलेटर्स भी नहीं थे, ये अनएक्सपेक्टेड एक आया है। तो इसमें मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानी नेशन, जिस तरह अर्थक्वेक के जमाने में आपको याद होगा 2005 में जो आया था, एक यूनिटी थी, एक सब लोगों ने इकट्ठे मिल के, चाहे वो किसी भी स्कूल ऑफ थॉट के थे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के थे, एक यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग देखी थी पाकिस्तान के लिए। आज़ाद कश्मीर लोग गए थे, दिलगत से गए थे, सिंध से गए थे, हर जगह से, और बड़ा रिलीफ भी हुआ था। इस तरह बहुत दफा हुआ है, मगर इस दफा मैं देखती हूँ कि एक बहुत ही एक अफरा तफरी है, ग्लोबली भी है, मगर इसके अंदर जब तक के नेशनल जो लीडरशिप है पाकिस्तान की, जो वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज की, जब तक ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे और अपनी जो इंटरनल इश्यूज थोड़े अरसे के लिए, 1 साल के लिए, सब लोग, गवर्नमेंट भी और जो अपोजिशन पार्टीज है,
जरा साइड पे कर लें अपने अपने नैरेटिव्स, तो आई थिंक मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस वक्त एक यूनिफाइड वे में लोगों को हौसला चाहिए। देखिए, लोग भूखे प्यासे हैं बहुत से लोग इस वक्त, क्योंकि उनकी जॉब्स चली गई हैं। आप सड़क पे जाएं, इस्लामाबाद में भी मैंने इस तरह कभी नहीं देखा था कि बड़े जीन्स में टी शर्ट्स में लड़के बैठे हुए हैं और उन्हें हाथ निकाले हुए हैं, बिल्कुल वो लग नहीं रहे थे बेगर्स हैं। तो ये इस तरह की बहुत दुख होता है। और जब गलती से कोई बंदा शॉप में चला जाए, आप भी सिदरा जाती हैं, कभी कभी हम सब लोग चले जाते हैं। आई रिमेम्बर मैं आम सी कोई चप्पल लेने गई थी अपनी बेटी की फ्रॉम नॉर्मल शॉप हो गया, कोई इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं थी, बट द मोमेंट मैंने वॉलेट खोला तो एवरीबडी वाज पॉपिंग कि पता नहीं कितने पैसे हैं या क्या है अंदर। ये आज तक हमारे मुल्क में नहीं हुआ था। मैंने इंडिया में जरूर देखी थी ऐसी चीज के लोग सड़कों पे सो रहे हैं या बहुत पॉवर्टी देखी। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह नहीं था कि लोग भूखे मरे। तो इसके लिए मैं ये नहीं कह रही कि गवर्नमेंट का कसूर है, ये तो एक आफत आई है सबके ऊपर, मगर इसके लिए हमें एक यूनिटी चाहिए। जो पॉलिटिकल नेशनल लीडरशिप है उसका एक नेशनल नैरेटिव डायलॉग तो वैसे भी बहुत ड्यू है, चाहे वो कश्मीर के हवाले। अली, हमने ये भी देखा है कि ड्यूरिंग द कोविड पीरियड आपकी बर्थडे बड़ी धूमधाम से ऑनलाइन मनाई गई, आपके तमाम दोस्त आए, ऑल्दो इट वाज आल्सो अ फंड रेजर फॉर TCF, जिसको मैं भी पर्सनली आई रिप्रेजेंट देम एज अ गुडविल एम्बेसडर। लेकिन इस दफ़ा ईद पे क्या इरादा है? क्या कोई इसी तरह की वर्चुअल पार्टी रखी है जो आपके फैंस भी इंजॉय कर सकें और उनको भी पता चले कि आप लोग क्वारंटीन में ईद उल अज़हा कैसे मना रहे हैं? हम जी TCF के साथ में रेगुलरली कांटेक्ट में होता हूँ। आई रियली बिलीव इन देयर इनिशिएटिव, और उनका ये है कि इस बार वी आर आल्सो डूइंग समथिंग नॉट फॉर ईद बट फॉर द इंडिपेंडेंस डे, तो जस्ट अ स्मॉल अवेयरनेस रेजिंग थिंग। तो वो हम क्योंकि 14 अगस्त बिल्कुल कुछ दिन बाद ही है, तो हम उसके लिए प्लान कर रहे हैं। ईद के दिन बस घर पे सादगी से बनाएंगे। अगेन उम्मीद तो यही है कि कौम जो है घर पे बैठेगी और घरों पे रहेगी। यकीन करें, मैं घर पे जब भी हो तो मैं अभी भी मास्क पहनता हूँ कि जैसे अबरार भाई ने कहा कि एहसास होता है कि अपने अपने जो लव्ड वंस हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। तो यू हैव टू, अगर अपने आप को अपने महफूज नहीं रखना तो अपने चाहने वालों को, अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को तो प्लीज प्रोटेक्ट करें। तो उम्मीद तो यही है कि लोग घरों पे बैठेंगे, ज्यादा शॉपिंग पे नहीं जाएंगे, मास्क पहनेंगे, बहुत जरूरी है। मैं आजकल सिर्फ इस चीज पे देख रहा हूँ कि कोई मास्क ही नहीं पहन रहा। बाहर निकले, शॉपिंग करें, चलें ग्रोसरीज पे जाएं, जो कुछ करना है एटलीस्ट अपने आप को महफूज रखें और दूसरों को महफूज रखें। मास्क तो पहने, मास्क तक लोग नहीं पहनते। मिशाल, आप क्या कहेंगी जाते जाते तमाम लोगों को आपकी तरफ से पैगाम, और ख़ुसूसन जिन लोगों की ज़िंदगियों में स्ट्रगल चल रही है, चाहे वो मकबूजा वादी कश्मीर में हो या फिर ज़िंदगी की मुख्तलिफ स्ट्रगल्स, क्योंकि इस वक्त हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोगों में स्ट्रेस, एनजाइटी, डिप्रेशन बढ़ गया, तो ये एहसास महरूमी इस वक्त लोगों को बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है। तो आपका उन सब लोगों को क्या पैगाम होगा? बस मेरा यही पैगाम है कि जो सतहपोश लोग हैं इस वक्त तो बता भी नहीं सकते। एक तो बीमारी इतनी बड़ी खतरनाक बीमारी है ये, और जिस तरह पिछले स्पीकर ने कहा है कि बहुत से लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं पब्लिकली, और ये बहुत खतरनाक है। इसके ऊपर भी हम लोग सबको, जो पब्लिक लाइफ में लोग हैं, हम लोग इसके ऊपर रेगुलरली मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू इस पर कैंपेन करें कि अपनी हेल्थ को साफ करने के लिए। रेगुलर कैंपेन है। उसके साथ साथ मैं यही कहूंगी कि हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। कश्मीरियों को देख ले, वहां पे तो लॉकडाउन या सीज और कर्फ्यू 70 सालों से चल रहा है। वो तो उनकी जान को, मतलब बिल्कुल कुछ भी उनका कोई भी राइट उनका प्रोटेक्टेड नहीं है, ह्यूमन लाइफ ही नहीं प्रोटेक्टेड। तो उनसे हौसला पकड़े सारी कौम पाकिस्तान की और दुनिया भर के जो लोग इस वक्त बीमार हैं, स्पेशली कोविड-19 और जिस वक्त अनएम्प्लॉयड है, हम सब लोगों को उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए, और अपनी विसिनिटी में जिनका हमें पता चल रहा है हम उनको मदद करें। और प्लीज जिनके पास रिसोर्स है, प्लीज अपने जो स्टाफ है या जो अपनी टीम में लोग हैं उनको झट उनको अनएम्प्लॉयड ना करें, कुछ ना कुछ उनको देते जाए, बेशक आपके पास भी ना हो। मेरी अपील है उन सब लोगों को। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। मिशाल हमारे साथ मौजूद थी, इसके अलावा अली रहमान एंड अबरारुल हक। आप सबकी आमद का, यहाँ पे मौजूद होने का बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से एक दफ़ा फिर आप सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। एंड इट फील्स सो गुड टू बी बैक हियर। आप सब भी अपना बहुत ख्याल रखिए। एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन आपका और मेरा राब्ता अभी रहेगा इन दिस स्पेशल प्रोग्राम। हाजिर होते हैं वापस एक और स्पेशल पैनल ऑफ गेस्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।
अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम एक दफ़ा फिर मेरी और मेरी पूरी टीम की जानिब से आप सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। एक ऐसा त्यौहार जिसमें हमें जज्बा ईसार, जज्बा कुर्बानी का सबक मिलता है। सुन्नत इब्राहिमी को फॉलो करते हुए हम जानवर की कुर्बानी देते हैं और अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि हमारी इस कुर्बानी को, हमारे इस अमल को कबूल किया जाए, जो उसके नज़दीक आज के रोज़ सबसे पसंदीदा है। जब हम बात करते हैं अपनी मुल्क और मिल्लत की, अपने माशरे की, तो यकीनन ये नज़र आता है कि हम में कुर्बानी का और दूसरों की फ़लाह के लिए, दूसरों के लिए काम करने का जज्बा बहुत ज़्यादा है। लेकिन थ्रू आउट अगर मैंने ये 3-4 महीने में देखा कि कई लोगों ने बेलौस हमारे लोगों की खिदमत करने की कोशिश की, फोर फ्रंट पे आए। यानी पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बड़ा मुश्किल था कि इस पेंडेमिक की जो चैलेंजेस है उसका सामना कर सके। यानी हमारे महदूद वसाइल हैं, हमारे हेल्थ केयर पे ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि बहुत बोझ है। तो आज हमने सोचा कि जिनको पूरी दुनिया खिराज तहसीन पेश कर रही है, जिनका बोलबाला है, यानी हमारे डॉक्टर्स, हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो कि फ्रंट लाइन पे रहे हैं ऑल थ्रू आउट दीज मंथ्स, मार्च से लेके अब तक हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस को, यहाँ तक कि अपनी पर्सनल सेफ्टी को भी बालाए ताक रख कर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम की खिदमत की है। कुछ समाजी रवैयों का भी उनके हवाले से पूछेंगे कि इतनी खिदमत के बावजूद, इतनी दफ़ा हर तरीके से लोगों को समझाने के बावजूद, जब लोग एहतियात नहीं करते, SOPs फॉलो नहीं करते, तो इनके दिल पे क्या गुजरती है। हमारे साथ 2 ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिन्होंने यकीनन इस पूरे पीरियड में दे हैव बीन इन द फोर फ्रंट, ना सिर्फ पर्सनल लेवल पे बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल्स पे दे हैव बीन डूइंग सो मच। लेकिन आज हम पूछेंगे कि इसका हैज़ इट टेकन अ टोल ऑन देयर पर्सनल लाइव्स एज वेल। और जिस तरह कहते हैं ना कि हर कामयाब इंसान के पीछे उसकी फैमिली एक सीसा पिलाई दीवार की तरह होती है जो उसको हिम्मत और हौसला देती है। सो वी ऑल्सो हैव विद अस देयर बेटर हाफ। सो सबसे पहले आपसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके फेवरेट, आवर कम्युनिटी हीरो एंड ऑफ कोर्स समवन यू लर्न कंपैशन फ्रॉम। हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम द इंडस हॉस्पिटल डॉक्टर बारी और उनकी बेटर हाफ यानी डॉक्टर फराह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद होने का। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। प्रोविंस हेल्थ केयर प्लान की, मैक्रो प्लानिंग की, जिसमें चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध ने खुद सराहा न सिर्फ डॉक्टर बारी को बल्कि एक और नाम जो सर फहरिस्त है वो है ईसा लेबॉर्ट्रीज। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहान ईसा और उनके बेटर हाफ डॉक्टर नादिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक टू बोथ ऑफ यू। आपको भी बहुत ईद मुबारक। मुझे पता है कि ये बड़ा कठिन वक्त रहा है। एक तो ईद उल अज़हा और ईद उल फितर दोनों ही त्यौहार, हमारे बड़े अहम त्यौहार, इस दफ़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे हैं। डॉक्टर बारी, डू यू फील एट एनी टाइम जितनी मेहनत, जितनी तगदौ करनी पड़ी, has it in any way taken a toll on your personal life, your personal perspective? डेफिनेटटली वो तो होता है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि मेरी पूरी फैमिली जो है ना उसमें हिस्से में थी जी। सही। क्योंकि मेरी वाइफ भी जो है ना शेख सईद हमारा गायनी का ऑप्स का कैंपस है वो देखती हैं, तो भी हॉस्पिटल जाना, मेरे बच्चे भी वॉलंटियर कर रहे थे एक्सपो सेंटर में, बेटी डॉक्टर हैं, तो इसलिए हम सब ही एक्सपोज थे। तो इसलिए ये नहीं था कि जी घर पे आए हैं तो ज़रा दूर रहें, तो हम लोग वो बस, लेकिन बाकी फैमिली से ना किसी को आने देते थे ना किसी के पास जाते थे। सही। और फिर ये कि इसके बावजूद भी जब हम देखते थे कि कम्युनिटी में जिस तरीके का रिस्पांस नहीं आता था ना, तो वो एक फ़ील होता था कि जी इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप ये नहीं हो रहा है। और मैं बार बार इन लोगों को ये भी कहा करता था, आपके साथ भी कहा था कि लोग कहते थे कि जी हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं फ्रंट लाइन पे है। तो मेरा इससे इख्तलाफ था और मैं ये कहता था फ्रंट लाइन हम नहीं है, फ्रंट लाइन कम्युनिटी है। हम लोग लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं। अगर फ्रंट लाइन में बिहेव किया होता तो जिस स्ट्रेस से हम लोग गुजरे हैं वो ना होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो हालात बेहतर हुए हैं, और उसमें मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की मेहरबानी है। हमने तो पूरी कोशिश की कि ऐसा ना हो एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन। इन्हें जो सबक हमें सीखना चाहिए था, जो एहतियात हमें करनी चाहिए थी, उसका फुकदान नज़र आया। अभी भी अल्लाह ताला से दुआ यही है कि जो हमने ईद उल अज़हा पे SOPs फॉलो नहीं किए हैं, पूरी ख़ानदान मवेशी मंडियों का रुख कर रहे थे, छोटे बच्चे वहाँ पे गुम जाते थे, फिर उनकी तस्वीर आ रही होती थी, तो ये बड़ा अहम है कि हम अपने रवैयों पे एक नज़र डालें। लेकिन आपसे पूछना चाहूँगी मिसेस बारी कि कितना मुश्किल लगा ये वक्त, खुसूसन आपका जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है, जब हम गायनी की बात करें, लोग नॉर्मल OPD में जाने से जिन की लिंगरिंग हेल्थ कंडीशंस थी मुश्किल हो रहा था, प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए वो जो एक्सपेक्ट कर रही थी, ये वक्त कितना मुश्किल गुजरा? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखें, जैसे हमने कहा कि घर पे रहना पड़ता है, नॉर्मल OPDs में आप अपने क्लिनिकल विजिट्स डिले कर देते हैं,
लेकिन एक प्रेग्नेंट खातून को तो अपना विजिट्स दिखाने होते हैं माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए। तो उसके लिए हमने फिर अपने SOPs चेंज किए। अपनी एंटीनेटल विजिट्स के लिए हमने हॉटलाइंस इंट्रोड्यूस की, मोबाइल सर्विस जो है कि उनको कोई प्रॉब्लम हो तो पहले हमें कॉल करें, दे शुड नॉट कम टू द हॉस्पिटल। एंड डेंजर साइंस में उनको ट्रेन किया कि इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम वो फिर हमारे कॉल करके और फिर ER में आए। तो हमने 1/4 एंटीनेटल विजिट्स कम कर दिए थे, लेकिन डिलीवरीज होनी है, ठीक है ना, पेशेंट्स को एडमिशन होना है। हमने अपने हॉस्पिटल में भी कुछ चेंज किया, कोविड रिलेटेड वार्ड बनाया, लेबर रूम को अलग किया। हर पेशेंट का जो एडमिट होती थी हॉस्पिटल में उसका कोविड टेस्ट मैंडेटरी था। इसमें हमें बड़ा रेजिस्टेंस फील हुआ, यानी ख़वातीन कहती थी कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा कोविड टेस्ट क्यों कर रहे हैं। एंड यू विल नॉट बिलीव दैट द पॉजिटिव रेट ऑफ एसिम्प्टोमेटिक women were 25%. And does that put the baby in danger as well? So this was very interesting that we found that the vertical transmission is still not reported. All those women that were COVID positive and they were delivered, उनके बच्चों का टेस्ट नेगेटिव आया। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप जैसे कहते हैं कि नॉर्मल अगर आपकी कोई भी हेल्थ कंडीशन हो, किसी प्रोसीजर के लिए या किसी टेस्ट के लिए अगर आपको जाना पड़ रहा है तो उससे पहले भी आपका कोविड टेस्ट लिया जाएगा। तो इतना वक्त लेके चलें। अगर आपकी कोई यानी इफ़ यू हैव अ हार्ट प्रॉब्लम और डायबिटिक हैं अगर आप, तो प्लीज़ अपने लिए वो 24-48 आवर्स बाय कर लें। लेकिन अब ज़रा बात करते हैं आने वाले दिनों की। डॉक्टर नादिया, अनाउंस कर दिया गया है, प्राइवेट स्कूल्स एडमेंट हैं कि जी 15 सितंबर से हमने स्कूल खोल देने हैं। और कहीं मैं एक स्टेटस पढ़ रही थी, बड़ा मुझे हंसी भी आई पढ़ के। उन्होंने कहा स्कूल आज तक सर की जुएं कंट्रोल नहीं कर पाए, तो ये कोरोना कैसे कंट्रोल करेंगे कि किसी बच्चे को एक से दूसरे से ना लगे। आप क्या कहेंगी? That's so funny actually. अब ये कहना ही आपको एक सर्टेन स्ट्राटा का माइंडसेट दिखा रहा है कि जब आप एक चीज़ को जो वर्ल्ड ओवर पेंडेमिक है, जिसमें कि आपको CNN और BBC कॉन्स्टेंटली दिखा रहा है फैटेलिटीज़ केसेस, उनको आप इन चीज़ों से रिलेट करें, तो यू हैव टू टेक इट सीरियसली। और ये फैक्ट है कि ये सिर्फ अल्लाह ताला का एहसान है कि कराची में, पाकिस्तान में जो लिमिटेड केसेस हैं, और हमें अगर इस वक्त सिर्फ हम सेंसिबली थोड़ा सा बिहेव कर लें तो एक्चुअली हम बहुत जल्दी इसको ओवरकम कर सकेंगे। लेकिन अगस्त में स्कूल्स खोलना डजंट रियली मेक सेंस। एट दिस पॉइंट इन टाइम जब पीक का चांस है तो हम सेकेंड वेव तो बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हाँ, और आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनली अमेरिका में बड़ी इन डिटेल डॉक्टर फरहान गुफ्तगू हो रही है। उन्होंने कहा कि जी मिसाल के तौर पे अगर बच्चा स्कूल जाएगा तो उसका फीवर चेक किसने करना है, स्कूल ने करना है या पेरेंट ने करना है। फिर मास्क पहन के जाएगा, छोटे बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनको क्या मास्क ब्रेक्स देंगे, हु इज़ गोइंग टू मॉनिटर देम। हमने ऐसी कोई SOPs, कोई गुफ्तगू, कोई प्लेटफॉर्म पर बात ही नहीं हो रही। आर यू स्केयर्ड अगर ये 15 सितंबर को स्कूल्स खुलते हैं? देखिए सिचुएशन ये आती है कि अभी तो हम हर चीज़ से ही स्केर्ड है ना। अभी तो ईद हमारी जैसे गुजर रही है, अगर लोगों ने आज ज़्यादा मिलना मिलाना किया और लोग घरों में गए और 2-3 दिन तक ये सिलसिला बहुत एग्रेसिव रहा, तो और उसके बाद फिर मुहर्रम आ रहा है, तो हम तो स्कूल तो मेरे ख्याल से ये दोनों पहले से, ये जो दोनों पहले चीज़ें हैं और जिससे हम ईद माशाल्लाह गुजर रही है, अल्लाह का शुक्र है कि केसेस कम हैं, हो गए हैं। लेकिन अगर हमने इसको अभी नहीं किया और सेकंड पीक आई तो स्कूल्स के बारे में सोचना तो अभी देर है इसके बारे में। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि जो स्कूल ओनर्स हैं वो भी कंसर्न्ड हैं, पेरेंट्स भी कंसर्न्ड हैं, लेकिन अगर हेल्थ नहीं होगी तो कोई भी चीज़ नहीं होगी। और हम नहीं समझते कि और इसका मेडिकल बर्डन बढ़ाया जाए कम्युनिटी को अपने ऊपर भी और दूसरी, क्योंकि देखें स्कूल खोलने से अगर बच्चों की बीमारी के साथ साथ दोबारा से कहीं इकोनॉमी का पहिया ना रुक जाए, इकोनॉमी अगर रुक जाएगी, आपकी इकोनॉमिक मूवमेंट बंद होना शुरू हो जाएगी, तो वो एक ज़्यादा बड़ा डिज़ास्टर होगा पाकिस्तान के लिए। आई थिंक वी आर गोइंग, अब हम सेटल डाउन एक प्लेटो की तरफ मूव कर रहे हैं, तो लेट्स सी। और गवर्नमेंट पे भी ट्रस्ट होना चाहिए। आई थिंक कि देखें मैं वही कहता हूँ कि जब वर्ल्ड वॉर हुई थी ना, तो गवर्नमेंट कहती थी लाइट्स को बंद कर दें, पाकिस्तान की वॉर हुई तो लाइट्स को बंद कर दें। अगर उस वक्त कोई कहता नहीं भाई मैं तो लाइट खोलूंगा, अभी तो मेरा टीवी देखने का वक्त है, कैसे हो सकता है? वी नीड टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट जो है वो उसके स्टेक भी, उसका भी स्टेक है, क्योंकि हेल्थ का बर्डन बढ़ रहा है, इकोनॉमी नहीं चल रही है, उन्होंने इलेक्शंस भी लड़ने हैं, और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि लोगों को घर पे बिठाएं और वो लोग उनसे नाराज हो जाएं जब तक कि वो बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, हाउ आर वी अडैप्टिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यानी हुकूमत किस
तरह के इकदाम उठाएगी ईद के बाद अगर खुदा न खासा फिर एक स्पाइक आती है, फिर वही स्मार्ट लॉकडाउन वर्सेस लाइवलीहुड्स वर्सेस लाइव्स हो जाएगा। लेकिन इस पर बात करेंगे, कुछ लाइट हार्टेड गुफ्तगू भी होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल जी ईद का मौका है, बाबी की दावतें नहीं हो रही तो क्या हुआ, कोई इसका भी न्यू नॉर्म निकालना पड़ेगा। शेफ़ वर्दा को भी बुलाएंगे और आज उनसे कहेंगे कि मेहमानों की, अब शाम के मेहमानों की तवाज़ो के लिए भी कुछ वो बनाएं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। तो वो कुर्बानी की कलेजी, लेकिन कलेजी की आपने रिवायत रखी, बिल्कुल सही। आप क्या कहेंगे डॉक्टर? जैसे डॉक्टर बारी ने कहा थोड़ी सी फीकी थी, लेकिन ये नॉर्मल हालात नहीं है, हम सबको ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सादगी से और कलेजी और सवैयाँ तो ज़रूर थी, लेकिन फैमिली से मुलाकात नहीं हुई। इट वाज जूम मीटिंग, सबसे जूम पे ही बात कर ली और गेट टुगेदर नहीं रखा हम लोगों ने। इंशाल्लाह ज़िंदगी सेहत रही तो ये मिलने मिलाने तो रहेंगे। त्यौहार देखें, ये तो ईद उल अज़हा कुर्बानी का नाम है, तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी फॉर द बेटर ऑफ एवरीबडी। तो और ये भी सफ़ा कुर्बानी, ये भी एक कुर्बानी, डबल कुर्बानी है ना। तो ये कुर्बानी की स्पिरिट को समझना ज़रूरी है कि सबके लिए कि हम ना मिलें और फ़ोन पे बात कर लें, सोशल डिस्टेंसिंग करके मिल लें। तो इसलिए ईद का वो मज़ा नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने देखा कि पिछली दफ़ा तो जो ईद उल फितर के बाद हमने स्पाइक देखी, सारा मलबा ख़वातीन पे गिरा कि भाई इन्हीं को इनका शौक था, इन्होंने मैचिंग चूड़ियाँ और पता नहीं दुपट्टे लेने थे, जिसकी वजह से देखिए कोरोना फैल गया। आपने क्या इस दफ़ा महसूस किया? जितनी ख़वातीन से आप इंटरेक्ट करती हैं, ऑब्वियसली अवाम भी आपके तो डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा ख़वातीन आई, क्या उन्होंने कुछ इसको सीरियसली लिया कि भाई ईद उल अज़हा पे लेट्स जस्ट स्टे होम? सिद्रा, मेरा ख्याल में जो ख़वातीन पे इल्ज़ाम था वो कोई ऐसा गलत भी नहीं था। ईद उल फितर पे जो बाज़ारों में और जो रश था, मुझे ईद उल अज़हा पे थोड़ा सा जो उसके बाद स्पाइक आई थी, पीपल अंडरस्टैंड कि ये कहीं हमने गलती की है। पीपल एंड वुमेन आर कॉशियस दिस टाइम। ख़वातीन थोड़ा समझ गई हैं, लेकिन मेरा ख्याल में कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत है अभी भी, क्योंकि वो जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ईद उल अज़हा के बाद का स्पाइक ना आए, उसके लिए ये 4-5 दिन जो ईद के गेट टुगेदर्स हैं ना, और उसमें ख़वातीन का रोल बहुत ज़्यादा है कि अपने घर में गेट टुगेदर्स ना करें, कहीं नहीं जाएँ, डिस्टेंस मेंटेन करें। तो ख़वातीन पे भारी जिम्मेदारी है। आई थिंक तमाम जिम्मेदारी है ख़वातीन पे। क्वारंटीन में वो सबका ध्यान रखें, खाना डबल बनाएं, जो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता था थोड़ी देर के लिए घर बाहर से ले चले आते थे लोग, वो भी अब सारा वक्त घर पे हैं। ज़रा पूछते हैं वर्दा से, हाउ इज़ शी रिस्पॉन्डिंग टू दैट। हमारे साथ मौजूद है हमारे किचन में शेफ़ वर्दा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, सबसे अच्छी बच्ची है, इन्होंने ग्लव्स अभी भी पहने हुए हैं और तमाम SOPs का ख्याल रखे हुए हैं, लेकिन एक हाथ में पहना। हाँ नहीं, वो एक हाथ मैंने मिक्स करके हटाया, इस वजह से मैंने कहा एक हाथ पे वैसे करूं। कैसे हैं आप सब? आप सब बिल्कुल ठीक ठाक। वर्दा, एक दफ़ा फिर ईद मुबारक आपको। आपको ही बहुत बहुत मुबारक। क्या बना रही हैं? वही ईद का टाइम है तो वो वाला माहौल तो नहीं है पहले वाला। वैसे जैसे भी हम बात कर रहे थे कि गेट टुगेदर इतने नहीं कर सकते, लेकिन घर में अपनी फैमिली के लिए हम ज़रूर अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ डीप फ्राइड मटन चॉप्स, और उसके साथ में बना रही हूँ सीख कबाब, जो कि बहुत आसानी से इसके इंग्रेडिएंट्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। ये उन तमाम इंग्रेडिएंट्स से बन जाएगा जो आपके घर में बाआसानी मौजूद हैं। क्योंकि हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि हम बहुत ज़्यादा लेविश चीज़ों में ना जाएँ कि हमें उसके लिए मार्केट से चक्कर लगाने पड़े या कुछ परचेजिंग ऐसी स्पेशल करनी पड़े। तो कोशिश करें आप वो चीज़ें बनाएँ जो आपके घर में बाआसानी मौजूद हैं और अवेलेबल हैं। वैसे वर्दा, इस दफ़ा बड़ा ट्रेंड रहा है फॉरवर्ड बाइंग का, यानी आमतौर पर अगर आप 15 दिन का राशन लाते थे तो आपने 30 दिन का 45 दिन का राशन के रखना शुरू किया। आपके ख्याल में ये एक अच्छी रिवायत थी? नहीं, मैं नहीं समझती इस चीज़ को, ना मैंने ये चीज़ की, और मैं थोड़ा सा इसकी अगेंस्ट थी कि आप इतना ना जमा करें कि 40 to 45 डेज़ का आपने कर लिया। हाँ, जैसे आप मंथली ग्रोसरी करते हैं हमेशा के लिए, आप वैसे देखिए SOPs का ख्याल लाजमी रखें। ये चीज़ मैं भी कहती हूँ। देखिए, कुछ मजबूरियाँ हैं, कहीं आके हम जो है वो बाउंड हो जाते हैं कि हमें निकलना पड़ता है, लेकिन अगर आप निकलें इस तरह से कि SOPs को फॉलो करते हुए निकलें तो ये आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए और सबके लिए अच्छा। वैसे आपस की बात है, ख़वातीन ने ना ऑलरेडी ये शिकायत की डॉक्टर फरहान के वो जो घर में एक अदद बेटा था जिससे दूध दही मंगवा लेते थे या सौदा सल्फ ले आता था, उसने इसको बड़ा अच्छी तौर पे इस्तेमाल किया है बहाने के तौर पे। अब आप कहते हैं एक ही दफ़ा बता दें क्या जाना है, 2 हफ्ते में एक दफ़ा जाऊंगा, वहाँ पूरा ख्याल रखा जा रहा है SOPs का। बाय द वे, आंट वी ग्लैड टू नो दैट। हाँ, मेरे ख्याल से वो सेफ़ नहीं होती क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा प्रिकॉशन का ख्याल नहीं रखा जाता। मार्ट्स वगैरह में तो फिर भी आप फॉलो कर लेते हैं, लेकिन हाँ ये है कि आप वीक में 2 दफ़ा पूरी चीज़ें जो वीक की आपको मेन्यू बना के मंगवा के रख लें तो अच्छा है कि आप बाहर जाने से अवॉइड करेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने क्या देखी,
आपको बताती हूँ, बल्कि आप शायद इसको बहुत एंजॉय करेंगे। किसी ने गिफ्ट देना था परफ्यूम अपनी मंगेतर को ईद पे। देखें ये चीज़ें भी तो होती है ना, ईदी तो जानी है, वहाँ से तो कोई छुटकारा नहीं, कोविड और नो कोविड, आपने ईदी नहीं भेजी। तो इस दफ़ा बड़े लोगों ने ना सोच विचार करके सिर्फ बाहर से बोतल को देख के परफ्यूम्स खरीदे, क्योंकि सूंघ नहीं सकते थे। ये एक बहुत बड़ा कंप्लेन कई लोगों ने किया। अब आपकी किस्मत है जी, आपको अच्छा परफ्यूम मिले ना मिले, लेकिन आपने कोई ख़ास ख़रीदारी ईद के लिए की? हमें यही अंदाज़ा हुआ कि इस वक्त जो है ना, थोड़ा सा आपके पास चीज़ें सबके पास मौजूद होती हैं, थोड़ा सा अगर अपने आप को होल्ड कर लें। अच्छा, थोड़ा सा ये कभी कभी आप एक तरह से लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं। अगर आप जा रहे हैं मार्केट में, तो आपके घर में जो वर्क कर रहे हैं आपकी मासी और वो सब, वो कहते हैं अच्छा बाजी जा रही है तो हम भी जा सकते हैं, ठीक है। आप अगर शॉपिंग के पैकेट्स लेकर आएंगे और फिर आप यू माइट बी गोइंग टू सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे शायद ख्याल रखा जा रहा है सुपी का, अगर उन्होंने नहीं रखा तो बस फिर आपके ख्याल रखना भी बराबर है। हाउ वाज योर ईद डिफरेंट? यानी अगर आप आमतौर पे देखें ईद उल अज़हा में और इस दफ़ा पैंडेमिक के ईद उल अज़हा में आपने सबसे इम्पोर्टेंट फ़र्क क्या देखा? सबसे इम्पोर्टेंट फ़र्क ये देखा कि लोगों में सेंसिबिलिटीज़ आ गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को ये अंदाज़ा हुआ है थैंक्स टू इंटरनेशनल मीडिया, और शायद अगर खाली पाकिस्तान में होता तो हम इसको लिफ्ट ही नहीं देते और हम शायद ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो जाती पेंडेमिक की वजह से। और जब लोगों ने देखा अच्छा अमेरिका भी ये बोल रहे हैं, अच्छा यूके भी ये बोल रहा है, इटली में भी ये हो गया, तो लोगों को जो आपके लेमन थे जिनको कि सिर्फ मीडिया ही उनका एक वाहिद सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था, उनको भी अंदाज़ा हुआ कि क्या करना है। तो लोगों ने ख्याल रखा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत केसेस कंट्रोल में हैं, लेकिन अभी जैसे कि सब लोगों ने कहा कि बिल्कुल सही फरमाया कि अब हमें बहुत ख्याल रखना है। ये 4-5 दिन एंड देन मुहर्रम, ये बहुत ज़्यादा हमारे नेक्स्ट ईयर तक के लिए बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि इसके डायनेमिक्स आपके चेंज हो जाएंगे पाकिस्तान के, ईदर वे या स्पाइक आ जाएगा या कर्व आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये बात भी करेंगे, वैसे तो ज़्यादातर जो इंटरनेशनल ट्रैवल है वो रुका हुआ है, लेकिन इन केस पीपल वुड लाइक टू ट्रैवल तो अब आपके लिए कंपल्सरी है कि आप कोविड-19 का टेस्ट कराएं। ईसा लेबॉर्ट्रीज ऑफ कोर्स हैज़ एन अंडरस्टैंडिंग, हैज़ एन MOU विद सम ऑफ द लीडिंग एयरलाइन कैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड कि अगर आपने इनका इस्तेमाल करते हुए जैसे कतर का, फ्लाई दुबई का और इसकी आपने फ़्लाइट लेनी है तो फिर आपने अपना कोविड टेस्ट ज़रूर करवाना है। लेकिन क्या लोग इंक्लाइन भी हैं या वहाँ पर भी रेजिस्ट आती है? इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा ईद उल अज़हा स्पेशल। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर एंड मिसेस बारी एंड ऑफ कोर्स मिस्टर एंड मिसेस फरहान ईसा। गुफ्तगू हम कर रहे हैं कि किसी भी पब्लिक फिगर के लिए कोई ईद त्यौहार उनका अपना नहीं होता, तो फैमिलीज़ मेरे ख्याल में इस प्रेशर की आदी होती हैं कि इनका थोड़ा सा ही वक्त हमारे साथ गुजरेगा। लेकिन पर्टिकुलरली अगर इस ईद की बात की जाए तो इससे पहले भी माहौल ऐसा रहा है कि एवरीबडी हैज़ बिन बिजी। ऑफ कोर्स डॉक्टर बारी एंड डॉक्टर फरहान ईसा हैव बिन इन द फ्रंट लाइन। तो क्या इससे घर वालों ने एक दूसरे को मिस किया है? ईद पे थोड़ा सा ब्रीदर मिला है या नहीं मिला कि फैमिली टाइम भी हो सके? ये फरहान साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कोई कंप्लेंट सुनी आई बच्चों की तरफ से, भाभी की तरफ से, भाई बहुत हो गया, हम भी हैं, हमें भी वक्त दे दें? हाँ नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। और इस दफ़ा असल में ज़्यादा फील हो रहा था बच्चों को ख़ास तौर पे, क्योंकि वाइफ तो मेरी डॉक्टर है एंड शी इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व। बट बच्चों को इससे फील हो रहा था कि बिकॉज दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल और उनकी शाम की एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स और सब चीज़ें रुक गई ना, तो मैं ख्याल से पहली दफ़ा उनको मैं ज़्यादा याद आना शुरू हुआ प्रॉब्लली। अब कदर महसूस हुई आपने कहा। बेसिकली बच्चों की अपनी इतनी बिजी लाइफ हो गई है। एक तो मैं तो हैरान हूँ, एक तो सबसे पहले उनका स्कूल बैग इतना होता है कि मैंने बीच में वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की थी, आई कुडंट रीच एट दैट लेवल। लेकिन देखिए अच्छी बात यह है कि सिंस वी वर ऑल होम एंड वी वर वर्किंग आउट एट होम तो हम इम्प्रोवाइज कर सकते थे। आपके पास डंबल्स ना हो तो आप उनके स्कूल बैग का इस्तेमाल कर आई थिंक उसके लिए मुझे पहले 2-3 हफ्ते पहले एक्सरसाइज करनी पड़ी। सेकेंड चीज़ ये थी कि अच्छा बच्चों की फिर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई। आई थिंक देखिए पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो बड़ा मेजर शिफ्ट आया, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स, ई लर्निंग
जो कि हम आई थिंक कि बहुत सालों के बाद जो जंप लेते वो एकदम से जंप हुआ। आई थिंक ये पाकिस्तान के बेनिफिट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हमें तो अल्लाह ताला ने बनाया है। किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि दिस इज द रिवेंज ऑफ द मोबाइल फ़ोन, जिसको पहले क्लासरूम में आना अलाउड नहीं था, अब पूरी क्लासरूम मोबाइल फ़ोन पे हो रही है। तो बच्चों के पास ये था कि, और लेकिन एक और चीज़ जो मुझे एक चीज़ जो हुई कि ज़ाहिर है कि जब हम घर आते थे तो पहले नादिया मुझसे कहती थी आप जाके शावर लें, डोंट यू नो बी विद द किड्स, और बड़ा मुश्किल होता था। छोटे मेरे एक स्मॉल डॉटर ऑल्सो, तो लेकिन उसके बाद जो है हम लोग की इवनिंग्स भी जो है ना बहुत बिजी होती थी। सो वो आजकल स्टॉप हुई भी हैं, और तो आई थिंक कि फैमिली टाइम भी मिला, बच्चों को जान पहचान भी हुई। नाउ दे नो कि हु इज देयर फादर एंड यू नो हु द किड्स आर। आई वांटेड टू नो दिस कि आप लोगों के घर में तो ज़्यादा एसओपी स्ट्रांग होंगे, बिकॉज जैसे आपने कहा कि आप चारों ही यू वर आउट देयर, यू वर एक्सपोज्ड, और नोइंग व्हाट यू नो, तो मेरे ख्याल में घर आके सफाई सुथराई, दिस मस्ट हैव बीन अ हैसल। वाज इट टायरिंग? It was tiring but very necessary. शुरू में थोड़ा सा यूज टू होने में टाइम लगा, लेकिन देन किड्स ऑल्सो रियलाइज कि आते ही मदर को हक नहीं करना है, अभी मम्मी जाएंगी, अभी मम्मी यू नो नीड्स टू चेंज। सो अडैप्टिव। मैं आपको बताऊं, मेरी 3 साल की नीस एंड अ लॉट ऑफ यू नो कि मैं अपना मॉर्निंग शो घर से कर रही थी, लेकिन अगर हम बाहर से कहीं आते थे तो हम उसको कहते थे डोंट कम नियर मी, आई हैव टू गो, आई हैव टू चेंज एंड कम बैक। तो मैं एक दफ़ा अपने होम स्टूडियो से बाहर निकली एंड ऑब्वियसली आई वाज ड्रेस्ड अप, मेकअप भी हुआ था, तो मुझे देख के आके इतने प्यार से कहती कैन आई टच यू और डू यू नीड टू गो एंड चेंज राइट नाउ। और फिर मैंने कहा नहीं मैं तो घर में थी, तो मेरे पास आ सकती है। तो कहती है बट यू वेयरिंग गुड क्लोथ्स ना। मैंने कहा इसने घर में मुझे कभी अच्छे कपड़ों में नहीं देखा, तो ये सवाल हो रहा है। नारी जी, हाउ डिड यू रिस्पॉन्ड टू द एंटायर चैलेंज? आई थिंक जैसे डॉक्टर बारी ने कहा कि हमारे लिए थोड़ा सा आसान इसलिए था, द होल फैमिली वाज इन्वॉल्व, तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि घर आएंगे तो किसी से फ़ौरन नहीं मिलना या एसओपी फॉलो करना है। दूसरी बात ये, मेरे लिए तो इन लोगों के टाइमिंग्स रूटीन से भी ज़्यादा थे, यानी कि यूजुअली तो डॉक्टर बारी 6, 7, 8 बजे आ जाते हैं, तो इन दिनों में तो 9 बजे देर से आना, बच्चों को देर से आना। ईद डे और ईद से एक आध दिन पहले वाला टाइम ऐसा था कि वी हैड टाइम टुगेदर एट होम। पर फरा जी, एक सवाल मेरा हमेशा रहता है कि बीइंग मेडिकल प्रैक्टिशनर्स यू ऑल्सो न्यू हाउ ग्रेट द थ्रेट इज़। तो चले आपकी तो कॉल ऑफ ड्यूटी, इनकी कॉल ऑफ ड्यूटी, बच्चों ने जब डिसाइड किया कि वो एक्सपो सेंटर में वॉलंटियर कर रहे हैं, एज अ मदर एट एनी पॉइंट वर यू स्कैर्ड और आपने कहा कि नहीं भाई अब जरा रिलैक्स कर जाएं सारे लोग? वेरी स्कैर्ड। I'll be very honest कि मैंने तो अपनी बेटी को कहा हाउ कैन यू डू दैट, मतलब आप कैसे जा सकती हो? तो उसने कहा कि नो मॉम, माई सोसाइटी नीड्स मी एंड आई एम फ्री। उसने हाउस जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया था, शी वॉज फ्री, शी इज़ अ डॉक्टर टू। तो उसने कहा नहीं मुझे जाना है और आप मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, आई विल फॉलो द SOP एंड इफ़ अल्लाह's हेल्प विल बी विद मी। मतलब ये उसके अल्फाज थे विच मेड मी एम्बेरस्ड, मुझे अपने ऊपर बड़ी शर्मिंदगी हुई। तो मैं डॉक्टर बारी से कहा तो उन्होंने कहा बिल्कुल, शी इज़ अ डॉक्टर एंड शी हैज़ टू गो। तो बच्चों के इस कमिटमेंट ने और इतने उसने मुझे बड़ा शर्मिंदा कर दिया। देन आई रियली, कभी कभार ऐसी बात हो तो आप लाजवाब हो जाते हैं कि इनके अंदर कितना कमिटमेंट है, द क्लैरिटी ऑफ थॉट इज देयर, व्हाट दे नो, व्हाट दे वांट टू डू, सो यू कांट रियली स्टॉप। ये भी था कि मेरी बेटी की शादी मार्च में थी जी, तो वो फिर हमने पोस्टपोन की है। तो वो भी एक था कि सारी फैमिली से प्रेशर क्या है, तुम उसको एक्सपोज कर रहे हो, ये कर रहे हो। देखें एज अ डॉक्टर वी आर एक्सपोज, तो हमको है। और मुझे तो 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी उम्र, ये माँ है ना, तो माँ का दिल जरा नरम होता है, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ जाने दे, करने दो। इसमें जब तक इसमें दरिया में जाएंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। और डॉक्टर बारी, एक बहुत बड़ी तब्दीली मैंने जो देखी, बड़ी पॉजिटिव तब्दीली, लोग कहते हैं ना कि जी कोविड आ गया, सब बर्बाद हो गया, हमारी ज़िंदगियाँ बदल गई। ठीक है, मुश्किलात आई हैं, लेकिन आप इसकी ब्लेसिंग्स की तरफ देखें। अभी आपने शादी का जिक्र किया, पहले हम समझते थे ताम झाम, जब तक 500 लोगों को बड़े से शाइये में नहीं बुलाएंगे, और यानी मैके वाले बेचारे जब तक लाखों के मकरूज ना हो जाएं, वो अच्छी शादी नहीं थी। लेकिन अब लोगों ने इस पर बड़ा अडैप्ट, रियलाइज के सादगी के साथ, सिंप्लिसिटी के साथ, विद ग्रेस यू कैन गेट मैरिड। व्हाट्स योर रिएक्शन टू दैट? बिल्कुल बहुत अच्छा है। और पहले हम यही सोच रहे थे, और अभी भी इंशाल्लाह 8 तारीख को हम उसको सादगी से इंशाल्लाह उसका रुखसती कर रहे हैं। तो वो और लोग रियलाइज़ भी कर रहे हैं, जो मैके वाले भी, वो दूसरे भी ससुराल वाले भी, कि जी लड़के वाले भी कहते हैं बिल्कुल ठीक है, ये हालात ऐसे हैं। तो वो भी सही है, क्योंकि कुछ पता नहीं है ना कि कब तक चलेगा। तो एक जिम्मेदारी है अल्लाह ताला की, जो है ना उससे खुशसूबी से
इसमें हम फारिग हो जाएं, ताकि वो भी अपना ज़िंदगी गुजारें उसके अपने हिसाब से। लेकिन नादिया जी, हम सब शादी का कोरमा बहुत मिस करते हैं ना, यानी जो मेहमान बेचारा होता है वो तो कहता है कि यार वो जो एक दावत होती थी जिसमें हम ज़रा लोगों को जज करते थे उनके कपड़ों के ऊपर, थोड़ी हंसी मजाक हो जाती थी। यू थिंक दैट वील एवर गो बैक टू दैट नॉर्मल? मुझे लगता है कि दिस कोविड इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। लाइक चीज़ें आई, हेपेटाइटिस सी आई, हेपेटाइटिस बी आया, HIV आया, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया जाएंगी, तो वो लोगों ने फिर उसको SOPs ही फॉलो किए, लोगों को अंदाज़ा हुआ कि हाउ टू लिव विद इट। ये एक्चुअली पॉजिटिव चेंज है, बिकॉज जैसे आपने कहा कि वो हर एक की डायनेमिक सेम नहीं होती। देवर पीपल जो मखरूज हो जाते थे, देवर पीपल जो कि जिनके लिए मुश्किल था, देवर पीपल जो सर्टन हमारी चीज़ें जो हमारी इस्लामिक भी नहीं थी, जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे फंक्शंस में इनकलकेट हो गई थी, उसके अगेंस्ट भी थे, बट बच्चों की ख्वाहिश है वाली बात हो जाती थी। तो मुझे लगता है कि उनको अंदाज़ा हुआ कि ये एक चीज़ है, आप मतलब एक सेंसिबिलिटी आई है कि आप बहुत सादगी से, बहुत ग्रेसफुली, बहुत स्टाइलिशली फॉर दैट मैटर आप करें भी। हमने ज़्यादा लेकिन किड्स एंजॉय वही जो आप इसमें स्पेंड करना चाहते हैं, थोड़ा सा आप सदका जारिया में दे दें, बाकी बच्चों को दे दें, बच्चों को वर्ल्ड टूर पे भेज दें इंशाल्लाह, एज यू नो। आपको अगर बहुत ज़्यादा खर्च करने का दिल चाह रहा है तो लेट देम, इंस्टेड ऑफ थोड़ा सा और दूसरा हमारे अंदर लचक नहीं थी ना, फ्लेक्सिबिलिटी, एक हमने खामा का हवा बनाया हुआ था, ये लोग क्या कहेंगे। अब वो ज़रा लोग जो वैसे ही बेचारे अननोन फेसेस थे, मैसेस थे, उनको हमने साइड पे करके वी हैव स्टार्टेड टू फोकस ऑन आवरसेल्व्स। आपकी मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म प्लानिंग चली गई है, पीपल हैव स्टार्टेड टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ राइट नाउ। भाई छोटी छोटी चीज़ें देखिए फरहान साहब, हमारे यहाँ दुकानें नहीं खुलती थी दोपहर 2 बजे तक, नाउ पीपल हैव गॉटन इन द हैबिट ऑफ ओपनिंग द शॉप एट 8 o'clock, तो बस 8 बजे ज़रा ओपनिंग की आदत है कि हमने इनसे दुकानों वालों से रिक्वेस्ट करते रहे, रिपोर्ट्स किया कि आप सुबह 9 o'clock खोलें और शाम में 6 बजे 12 बजे 11 बजे तक खोल दें और शाम में आप 7 o'clock तक बंद कर दें, तो कोई भी तैयार नहीं होता था। कहते हैं फिर अब कोविड के बाद जो है ना, मेरे पास आके रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमें 7 बजे सुबह खोलने की इजाज़त दी जाए। कितना अल्लाह में डिसिप्लिन लेके आया है, और अल्लाह करे कि ये देखें, ये हमें एक तरह से रियलिटी चेक मिला है, डिसिप्लिन चेक मिला है, बट वी मस्ट कंटिन्यू विद दीज एफर्ट्स। लेकिन आपको लग रहा होगा हमने अपने मेहमानों को बगैर तवाज़ो के भेजना है। बताते चलें आपको कि वर्दा ने ज़बरदस्त कबाब्स रेडी करके भिजवा दिए थे, हम बातों में इतने मशगूल हुए, अब हम ब्रेक में इसको एंजॉय करेंगे। और आपकी चॉप्स भी रेडी हो गई हैं, ये भी ज़रा दिखा दें भाई, ज़रा इसका क्लोजअप देखिए। आज का सुपरस्टार तो यही होता है, ईद उल अज़हा में हम तो ऐसे ही तैयार होते हैं, है ना? इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना कि यू नो कि इट्स अनबिलीवेबल। एब्सोल्युटली, और पेशेंस बड़ा चाहिए होता है जी, इतनी गर्मी में भी, और कोई भी ईद त्योहार हो उसमें किचन में। सो अगेन आई थिंक कुडोज टू ऑल द वुमेन जो घर में भी मेहनत कर रही हैं, उनको छुट्टी नहीं मिल रही, उनके लिए कोविड और नो कोविड, जैसे मेरी अम्मी कहती हैं, वो जो ज़िंदगी हम गुजार रहे थे आज पता चला उसको क्वारंटीन कहते हैं, बाहर नहीं निकलते थे। सो नाउ इट इज़ यू नो इट हैज़ बिकम फैशनेबल। तो सोचें वो तमाम लड़कियां जिनको घर में किसी पार्टी में जाने की, बर्थडे पार्टी अटेंड करने की इजाज़त नहीं मिलती थी, यू हैव बिन अहेड ऑफ टाइम। आप उस वक्त आइसोलेशन में थे जब कोविड भी नहीं था, बट इंशाल्लाह ताला अल्लाह मियां ये मुश्किल का वक्त भी निकाल दे हमारे लिए, और इन्जॉय करें, फैमिली के साथ बैठें। जो लोग आपके साथ नहीं हैं उनको थोड़ा सा जला के, मेरे ख्याल में जूम में उनके सामने कबाब खा लें, एंड आई एम श्योर दैट दे विल आल्सो बी एबल टू हेल्प देमसेल्व्स। एक चीज़ सिद्रा मैं थोड़ा सा मौके का फ़ायदा उठाते हुए, देखिए ये कोविड तो है, लेकिन जिन लोगों ने कुर्बानी घर पे की है, और ख़ास तौर पर ख़वातीन जब गोश्त काटेंगे वगैरह, एक और चीज़ आती है जो कि कॉन्गो हेमरेजिक फीवर आता है, तो बड़ी एहतियात से जो है ना ग्लव्स पहन के और ये सारी चीज़ें, और इसमें बड़ा और स्प्रे वगैरह होना, ये हमने SOP में भी डलवाया था। स्मॉल थिंग्स, जैसे हम भी इसके ऊपर प्रोग्राम डॉक्टर बारी करते रहे कि आपके घर में जो सब्ज़ी काटने की चीज़ें हैं, सब्ज़ी काटने की छुरी वगैरह है, उसके बर्तन अलग होने चाहिए, सफाई का ख्याल रखें। और अगर आपका जो भी फ्रीज़र या डीप फ्रीज़र या फ्रिज है जहाँ आपने स्टोर करना है, उसके टेम्परेचर चीज़ें चेक होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़रा सा भी टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है, लोड शेडिंग आपके यहाँ ज़्यादा हो रही है, तो यू प्लान अहेड कि आपने गोश्त को उबाल कर रख लेना है, पका कर रख लेना है, प्री कुक करके रखना है, ताकि मिनिमाइज़ करें। क्योंकि याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ हम कोविड-19 की SOPs फॉलो नहीं कर रहे, हमें हर तरह की हेल्थ कंडीशन से बचना है ताकि हमारे हॉस्पिटल और हेल्थ केयर पे बोझ ना पड़े। इसी के साथ हम अपने चारों डॉक्टर्स को, माशाल्लाह मुझे सडनली रियलाइज़ हो, वरना तुम्हारे और मेरे अलावा सब डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, इनकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन अ वेरी ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग अस, इट्स अ ब्यूटीफुल ईद टुडे। थैंक यू। और इसी के साथ जी हमें इजाज़त दीजिए, आपसे कल फिर मुलाकात होती है, अपना बहुत ख्याल रखें। वंस अगेन ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू।